बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो हाजिर मौजूद से बेजार होकर सोचते हैं, जो हवा के मुखालिफ रुख में सफ़र करना या पानी के बहाव के मुखालिफ रुख में तैरना जानते हैं। उनमें एक हैं जनाब साजिद तारड़ साहब। वो एक अमेरिकन पाकिस्तानी हैं और आप लोगों को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंतखाबी मुहिम जारी था तो वो शायद वाहिद पाकिस्तानी थे और शायद वाहिद नुमाया मुसलमान थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप की न सिर्फ हिमायत कर रहे थे बल्कि अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के नाम से उन्होंने एक तंजीम भी बनाई थी। बज़ाहिर ये समझा जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एंटी मुस्लिम है, तो उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा होना, उनको ठीक समझना, उनके लिए वोट मांगना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। कहा जाता है कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप को करीब लाने में दूसरे फैक्टर के अलावा साजिद तारड़ साहब का भी बुनियादी किरदार था। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके साथ उनकी सियासत से मुतालिक भी बात करें, पाक यूएस रिलेशन से मुतालिक भी बात करें और सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत और उनकी सियासत से मुतालिक भी बात करें। तो आइए नाजरीन, जनाब साजिद तारड़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने मुझे अपने शो में लिया। थैंक यू साबिर साहब, मैं आपका बड़ा पुराना फ़ैन हूँ। थैंक यू जी। प्रोग्राम बड़े अरसे से देख रहा हूँ और मेरी खुशकिस्मती कि मैंने आपको आज। पहले तो थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक, कब अमेरिका गए और किस तरह इतने इस्टेब्लिश हो गए? मैं साबिर साहब मिड 80s में गया अमेरिका। मैं ओरिजिनली मंडी बहाउद्दीन से हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ वकील थे, मेरी वालदा टीचर थी मंडी बहाउद्दीन में। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया और उसके बाद मेरे वालिद साहब जिस तरह के उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ, चाहे इंग्लैंड जाऊँ या USA जाऊँ, लेकिन बाहर जाके पढ़ के वापस आऊँ। मैं बाहर जाके पढ़ा तो ज़रूर, लेकिन वहीं के आई फेल इन लव विद द US एंड आई स्टेड। और उसके बाद आई हैव नेवर टर्न बैक एंड सॉ इट। मैंने उसके बाद वहाँ पे मैं आज भी किसी को बता रहा था कि आप ये बताओ कि कौन सा काम मैंने नहीं किया अमेरिका में। तो एक ज़ीरो से ऊपर जाना, इट वाज अ स्ट्रगल। मेरे ख्याल में इस पे एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है क्योंकि इतनी स्ट्रगल थी। अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार क्यों हुई? देखिए उसका ये था कि मैं जाने से पहले भी अमेरिका के बारे में बहुत पढ़ा मैंने, और मुझे अमेरिका की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये लगती थी अमेरिकन ड्रीम और दूसरा डाइवर्सिटी उनकी, कि कोई भी वहाँ पे अमेरिकन नहीं कह सकता कि मैं दिस इज़ माई कंट्री। सारे लोग बाहर से जाते हैं, अमेरिकन ड्रीम उसको अडॉप्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अमेरिकन सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी डाइवर्सिटी अमेरिका की। दूसरी फ्रीडम, रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट ऑफ लॉज। सियासत में कैसे आए और रिपब्लिकन का इंतखाब क्यों किया? उसमें सियासत में देखें, एक तो मेरा सियासी घराने से तल्लक है। मेरे वालिद साहब भी कॉन्टेस्ट करते थे इलेक्शन। मेरे कज़न MNA रहे हैं वहाँ पिछले 5 साल, अभी भी MP हैं। पाकिस्तान में भी स्टूडेंट लाइफ में आपने मैं पाकिस्तान स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा भी रहा हूँ, स्टूडेंट सियासत में भी रहा हूँ, और मुझे शुरू से इन चीज़ों का शौक़ था। हल्ले गुल्ले का भी शौक़ था और दूसरी चीज़ों का। इस्लामी जमीयत तलबा से इस्लामी जमीयत तलबा से पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ रहा है। ठीक। और मेरी बड़ी यादें पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे। मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ सीखा है इस्लामी जमीयत से। और दूसरा, अभी भी उनके जो अमीर हैं वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। अच्छा। और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे, इसमें कोई शक नहीं। ऑर्गेनाइजेशन उनसे सीखी, पब्लिक स्पीकिंग उनसे सीखी। तो ये काफ़ी चीज़ें मुझे जवानी में। इस्लामी जमीयत तलबा से सियासत का आगाज़ करने वाला डोनाल्ड ट्रंप का फ़ैन बना कैसे? अच्छा, उसमें ये मैं थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड ये बताना चाह रहा था कि मैं डोमेस्टिक लेवल पे तकरीबन मैं सियासी वर्कर हूँ जो कि पिछले 20 सालों से या 25 सालों से स्टेट लेवल पे मैं इन्वॉल्व होता था। मैं एक लोकल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, एक ही टाउन में पिछले 28-30 साल से रह रहा हूँ। तो जो मेरी स्टेट के ज़्यादा सियासी लोग होते थे वो मेरे साथ ग्रो अप हुए अमेरिका में। लेटर ऑन मेरे लिए बहुत ईजी हो गया इस वजह से लोकल लॉ स्कूल से पढ़ना और एक ही टाउन में इतना अरसा रहना, ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी मेरी एसोसिएशन इसी हवाले से थी। उनका जो पर्सनल लॉयर था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसके साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया, यारी दोस्ती थी। एंड ही टोक मी टू द डोनाल्ड ट्रंप एंड इंट्रोड्यूस वे बिफोर द इलेक्शन। अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को एज ए प्रेसिडेंट उनकी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं रिपब्लिकन हूँ,
کنزرویٹو ویلیوز پہ بلیو کرتا ہوں. اس کے پیچھے بھی کافی عوامل موجود ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اس لیے پک کیا کہ ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین. انہوں نے 16 لوگوں کو, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ڈیفیٹ کیا, اور میں ان کو سپورٹ کرتا تھا اس وجہ سے ہی واز اینٹی پولیٹیکل کریکٹنس. اوباما صاحب دور میں کئی چیزیں, جس طرح ایک چیز میں آپ کو مثال کے طور پر, انلیگل کو انلیگل نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے انڈاکومنٹڈ. تو اس طرح کے کئی عوامل تھے اس دور میں. جس طرح کرسمس کو کرسمس نہیں کہتے تھے, ہالیڈیز کہتے تھے. ایسی چیزیں جو انڈر دا ٹیبل لوگ کہتے ہیں لیکن لوگ ڈرتے ہیں ان ٹاپکس کو سامنے لانا. تو یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم ایسی ہو موجود ہر وقت جو آپ کے ہر لفظ کو وہ دیکھے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن یہ کہا جاتا ہے, آپ پالیٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں, کہ سیاست اور صحافت یہ گرے ایریاز کا معاملہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, اوباما سارا گرے ایریاز میں کھیلتے تھے. تو اس لحاظ سے تو وہ زیادہ بڑے پالیٹیشین نہیں تھے میرے خیال میں. اب بتاتا ہوں بات اصل میں یہ ہوئی. میں ایک بک بھی ابھی لکھ رہا ہوں جو کہ مہینے ڈیڑھ تک ریلیز ہونے والی ہے, جمہوریت کے اوپر, خاص کر فلاز آف امریکن ڈیموکریسی. میرے خیال میں اب لوگ ٹریڈیشنل پالیٹیشین سے تنگ آ چکے ہیں. 3 سبجیکٹ تھے سیاست دانوں نے, ٹرانسپورٹیشن, ایجوکیشن اور ہیلتھ. ان کے اوپر تقریریں کر کے, اور جب جیت جاتے تو ڈیلیور کچھ نہیں کرتے. تو لوگ بیزار ہو چکے ہیں. اور دوسرا, سیاست کو ایک اور بڑا ان کو ایک اور تھریٹ ہے. وہ تھریٹ ہے ٹیکنالوجی کی. سوشل میڈیا کے ساتھ کیچ اپ نہیں ہو رہا. اور دوسرا جو سب سے بڑی تھریٹ ہے آج کل, میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, وہ ایک میڈیا جو جرنلزم ہے, وہ بھی ایک چوتھا پلر آلموسٹ گورنمنٹ کا بننے کی کوشش میں ہے یا بن چکا ہے کئی جگہوں پہ, جس کا ہمارے ٹرمپ صاحب نے ان کو فیک نیوز کا نام دیا, جو کہ آج کل ہمارے آلموسٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف امریکن ڈکشنری. اور آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جنگ جاری ہے ود دا CNN, اور دوسرا جو لبرل میڈیا ہے اس کے خلاف. یہ باقی جنگیں تو انہوں نے زیادہ تر بعد میں چھیڑ لی. لیکن ایک چیز جو الیکشن سے بہت پہلے کلیئر تھا, وہ ان کا اینٹی مسلم سٹانس تھا. جب آپ ان کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے لیے تنظیم بھی بنا دی ان کے سپورٹ میں, تو خود امریکن مسلمانوں کا اور باہر کے مسلمانوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں, اس کا بڑا, میرے خلاف تو بڑا سخت ریئیکشن تھا. آپ سوچ نہیں سکتے, مجھے لوگ کہتے تھے کہ یو آر ناٹ اے مسلم, یو آر ہاؤ ڈیئر یو کین سپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اب اس میں 2 چیزیں یہاں پہ بتاؤں گا. ڈونلڈ ٹرمپ واز بورن ان نیو یارک. نیو یارک از ون آف دا موسٹ ڈائیورس سٹی ان دا US. تو اس انوائرمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب واز بورن اینڈ ریزڈ. تو وہ کس طرح اینٹی کسی بھی ریس کے ہو سکتے ہیں, نمبر 1. دوسرا, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے اس بات کو کئی دفعہ میڈیا پہ ریپیٹ کیا. ان کی جو سپیچ تھی وہ اس طرح تھی کہ وی وانٹ ٹو بین دیز کنٹریز انٹل وی فگر آؤٹ. تو وہ CNN نے اس فکرے کا پہلا حصہ تو لے لیا کہ وی وانٹڈ ٹو بین دا مسلمس فرام دیز کنٹریز انٹل وی فگر آؤٹ. تو اس کی ڈیفینیشن میں یہ پاز ہو سکتا ہے, بین نہیں ہو سکتا. اب تیسری بات آپ کے میں پروگرام کے وساطت سے خاص کر پاکستانی دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لسٹ جو تھی 6 کنٹریز کی, وہ براک اوباما صاحب کے پیریڈ میں اسٹیبلش کی گئی تھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس میں کچھ نہیں تھا عمل. اب تیسرا اس میں ایلیمنٹ یہ تھا کہ ان کنٹریز کو ذرا دیکھیں جن کنٹریز کا نام لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کمپین میں, لیبیا اور عراق. اب لیبیا اور عراق میں اس وقت وار لارڈز جو ہیں وہ ان کے اپنے ایریوز پہ وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. ان کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ویریفائیبل نہیں ہے, ان کا کوئی پاسپورٹ کمپیوٹرائز نہیں ہے. تو وہ ایک تھریٹ تھی, اس کو انہوں نے, وہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے. اور تیسرا اس کا سب سے بڑا تھا, وہ ہی از اینٹی ٹیررزم, القاعدہ, طالبان اور ISIS. اب میرا اس پہ سٹینڈ یہ تھا, میرا اس پہ اپنا پوائنٹ یہ تھا کہ ان تینوں آرگنائزیشنز نے آج تک سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا اور کسی کو نہیں مارا. نہیں, اینٹی ٹیررزم تو میں بھی ہوں, اینٹی ٹیررزم تو آپ بھی ہیں, اینٹی ٹیررزم تو عمران خان بھی ہے, اینٹی ٹیررزم تو اوباما بھی تھے. لیکن کسی اور کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ اینٹی مسلم بھی ہے؟ نہیں, دیکھیں, براک اوباما صاحب واز پارٹ آف اے ٹریڈیشنل پالیٹکس which Donald Trump is not. Donald Trump وہ سیاستدان نہیں ہے. آج تک انہوں نے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں آج تک وہ تو BD ممبر بھی نہیں بنے, انہوں نے آج تک کونسل کا الیکشن بھی نہیں لڑا. تو آپ اس بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ کلرفل ہو کے لوگوں کو آ کے تو مزے کی باتیں بتائیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر نہیں سکتے, ان کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہے. جو سیاستدان
पिछले 20, अब बाइडन साहब आजकल इलेक्शन में आना चाहते हैं, पिछले 50 साल से सियासत में है, वो 50 साल से पावर के आसपास है। अब उनको पता है कि वो खूबसूरत लफ्ज़ कहाँ से निकालने हैं। मैंने अपनी बुक में एक चीज़ लिखी है, उसमें ख़ास कर मैं चाहूँगा कि दोस्त पढ़े, आर्ट ऑफ इलेक्शन। जब आप कुछ पार्टियां आर्ट ऑफ इलेक्शन पे जब मास्टर्स कर लेती हैं तो उनको पता होता है कि हाउ टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स। तो ये जमहूरियत का एक अलमिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज डिफरेंट। मैं थोड़ा सा अर्ज आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, आपने देखा है कि कई इश्यूज पे रिपब्लिकन पार्टी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट नहीं करती। तो दैट्स द यूनिकनेस ऑफ हिज मेरे ख्याल में। अगर दूसरे लेकिन कोई रिपब्लिकन इजराइल की हिमायत में भी इतना नहीं गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एंटी मुस्लिम का इमेज नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जितना वो प्रो इजराइल पहले भी था और बाद में भी थे, अभी भी उनकी हुकूमत ने जो फैसले किए, तो इजराइल के लिए ये अंधी हिमायत, उसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? उसका अगर देखिए, मेरे ज़ाती तौर पे आई हैव रिजर्वेशंस ऑन इजराइल इशू, ठीक, लेकिन उसका फैक्ट ये है कि ड्यूरिंग इलेक्शन किसी और कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियली और फिजिकली नहीं किया जितना ज्यूज ने किया इन द यूएस। एक एलिमेंट। दूसरा, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के सन इन लॉ इज ज्यूइश, कुशनर साहब। फॉरेन पॉलिसी मिडल ईस्ट में काफ़ी हद तक वो उस चीज़ को डील कर रहे हैं। ठीक। तो और तीसरा, दिस इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन आइदर सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली support of Israel is part of is he really anti-establishment? He is an anti-establishment. अच्छा, ये कैसे? मसलन अमेरिका में बड़ी बड़ी मजबूत लॉबियाँ भी हैं, वो आप किसी भी हवाले से देखें। दूसरी तरफ उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त पूरी दुनिया को रूल कर रही है, कंट्रोल कर रही है। उस इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के डोनाल्ड ट्रंप कैसे यहाँ तक आ सकते थे? उनको शिकस्त अभी भी वो दे नहीं पाए। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, द वार इज स्टिल गोइंग ऑन अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। अब उसकी दो मिसालें आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि अभी उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन आज से महीना पहले, मुलर इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म हुई। दूसरा, क्योंकि एफबीआई में वही लोग थे जो ओबामा अपॉइंटेड थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम में मेजॉरिटी 90% जो लोग थे दे वर डेमोक्रेट्स और एंटी डोनाल्ड ट्रंप। एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये। दूसरी जो एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अमेरिकन सिस्टम। 4,000 जाबें होती हैं वाशिंगटन डीसी में कि जब भी नया प्रेसिडेंट आता है वो 4,000 लोग अपने अपॉइंट करता है जो उनका मैंडेट इन्फोर्स करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ अमेरिकन सिस्टम, ठीक, दिस इज ट्रेडिशन। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिर्फ 52% अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। अभी 48% जो उनके अपॉइंटमेंट्स है वही कंफर्म नहीं हुई। तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज रेजिस्टिंग द पीपल दोज वर अपॉइंटेड बाय द बराक ओबामा पीरियड, वो उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी मैंने महसूस किया है कि आप यहाँ पे भी तब्दीली के लिए बड़े सरगर्म अमल थे। इमरान खान साहब या पीटीआई को आपकी हमदर्दी और सपोर्ट भी हासिल थी, उसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि मैं चेंज चाहता था, चेंज चाहता हूँ आज भी। मैं एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हूँ। मेरी नज़र में पाकिस्तान फर्स्ट मेरा एजेंडा। मैं आप ज़ाती तौर पे बताऊँ तो मैं आई एम नॉट अ पीटीआई वर्कर। मेरी सिर्फ सिंपथीज इमरान खान साहब के साथ सिर्फ इसलिए थी कि ही इज़ अ न्यू पर्सन, ही इज़ कमिंग अप विदाउट अ बैगेज। यहाँ तक लेकिन आपकी ख्वाहिश और कोशिश रही कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। मेरी ख्वाहिश थी कि नया बंदा आए, चेंज, जो कि नारा लगा रहा है नए पाकिस्तान का, उसको एक चांस दिया जाए, देखा जाए कि वो नए पाकिस्तान के लिए क्या करता है। ये मेरी ख्वाहिश थी। और मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि ज़ाती तौर बताऊं, पूरे अमेरिका की भी यही ख्वाहिश थी, वेस्ट की भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस पुरानी रेडरिक से, पुरानी चीज़ों से निकले जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है पिछले सालों में, पिछले। लेकिन इमरान खान तो बड़े एंटी अमेरिकन और प्रो तालिबान समझे जाते रहे, तो तारड़ साहब उधर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कम्बिनेशन कैसे? देखिए, मेरे ख्याल में तो ज़ाती तौर पे चाहे आप इसको जोक लें या जिस तरह भी, मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ। उसमें उनकी, चाहे अब ये मैं लाइट नोट पे कहूँगा कि देखें उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी देखें तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, और दूसरा अनप्रडिक्टेबल हैं, तीसरा कि पैट्रियाटिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंसिडर्ड
जिस तरह उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमारे इमरान खान साहब ने कहा नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, तो इस तरह तो सिमिलैरिटीज इज नॉट, जो सब एक और खैर वो डिफरेंस नहीं है, वो सिमिलर, इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी सियासत में आए हैं, लेकिन कई उन्होंने भी इमरान खान साहब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट के कई फैसले किए उन्होंने कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अनप्रडिक्टेबल है, वो तो जो रात को आता है वो पहले ट्वीट करते हैं, सुबह फोर्स कर देते हैं। अनप्रेडिक्टेबल होना खामी नहीं है, नहीं, मेरे ख्याल में ये खूबी आजकल की सियासत के दौर में ये दिस इज अ स्ट्रेंथ कि आपके अपोनेंट को पता ही ना हो कि आपने क्या करना है। अच्छा, तो मैं तो इसको एज ए स्ट्रेंथ लूंगा। अभी जब खान साहब का दौरा हो रहा है यूएस का, जी जी, उसमें भी आपने कुछ रोल प्ले किया है? देखिए, मैं आज से खान साहब के दौरे के बारे में आज से एक्टिव नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ जब अभी हमारी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन इवन देन डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी सदर भी नहीं बने थे, हमारी कैंपेन की मीटिंग्स होती थी। जिन कैंपेन की मीटिंग्स में जब भी कभी पाकिस्तान का नाम लिया जाता था तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसको सोमालिया के साथ कंपेयर करते थे, उसको अफ़गानिस्तान के साथ कंपेयर करते थे। तो मैं हमेशा खड़े होकर ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सोमालिया। हमारी कुर्बानियाँ आप देखें जितनी एंटी अगेंस्ट टेररिज्म, और दूसरा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ऑफ पाकिस्तान इज़, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। हमारी नादरा आपके साथ काम करती रही है, हमारे कंप्यूटर रीडेबल पासपोर्ट्स हैं, और वी हैव बीन वर्किंग विद अमेरिकन सिंस लॉन्ग टाइम। हम सोमालिया नहीं हैं। तो ये उसी दौर से था, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के साथ नया स्टार्ट हो, नए रिलेशनशिप आफ्टर सितंबर, जो कि दूसरी साइड पे जा रहे थे। लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी करंट इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि ये चीज़ें चेंज की जाए, और मैं खुद चाहता था कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि इट्स नॉट द सेम पाकिस्तान, इट्स अ न्यू पाकिस्तान। उसमें अच्छा, ये पाक यूएस पे तो हम अलग से बात करेंगे। जी जी, ये बताइए, आपने कहा अनप्रेडिक्टेबल दोनों, तो इमरान खान साहब के बारे में एक लोगों को ये एतराज़ भी है कि जी अनप्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ वो अक्सर मोहसिनों को भी भुला देते हैं। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो आपके उस एहसान और उस रिस्क को याद रख रहे हैं? और अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कोई रोल है पार्टी में? नहीं, उसमें मैं सबसे पहले तो ओहदा चाहता नहीं था। उसकी दो वजूहत है। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, और मैं अपने बिजनेस एज के हिसाब से हम कमिंग क्लोज टू द क्लाइमैक्स, ऑन द टॉप ऑफ इट। इस टाइम में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। ठीक। जो जॉब्स पे जिन पे मुझे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं जाऊं इन अ फॉरेन सर्विस और किसी चीज़ में, उनकी सैलरीज डजंट डू एनीथिंग। उनकी सैलरीज दे वर नॉट अनफ। नंबर वन, मैं चाहता नहीं था कि जॉब में कहीं बाहर जाऊं। मैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चाहता था किसी कमीशन या चेयरमैन उसमें, बोर्ड में, इस तरह की। और उसमें जिस तरह उसमें मेरा नाम था और है भी, आई एम पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द 48% लोग जो इनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं अभी तक हुई। लेकिन मैं जॉब नहीं चाहूँगा फ्यूचर में भी, क्योंकि मैं जॉब मेरे आई हैव फैमिली ऑफ 4, तो मैं उनको फीड नहीं कर सकूँगा गवर्नमेंट सैलरी। मैं दूसरे टॉपिक पर आना चाहता हूँ। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके क्या रिलेशन है? सबसे पहले मैं हैसियत चाहता नहीं था, लेकिन मेरे लिए एक ऑनर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने रिपब्लिकन नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनको टिकट दिया गया प्रेसिडेंशियल। तो इट वाज अ हैंड पिक्ड डिसीजन फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी एंड फ्रॉम द फॉर द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, मेरे पास मुझे अभी याद है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नोज मी पर्सनली बाय नेम, और जहाँ भी मिलते हैं मुझे हमेशा मेरे फर्स्ट नाम से बुलाते हैं। ठीक। तीसरा, मुझे अभी तक याद है कि मुझे उन्होंने कैबिनेट से इंट्रोड्यूस कराया, कैबिनेट मेंबर से, इंक्लूडिंग माइक पेंस, और उनकी सेइंग थी कि ही इज़ द ओनली गाय, ही इज़ द ओनली जेंटलमैन who was with me when everybody was against me, especially from the Muslim community. तो मेरे लिए मेरे ख्याल है यही एक एजाज़ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड नोज मी पर्सनली बाय नेम, और जहाँ भी मिलते हैं मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं। यार बाश है और एहसान को याद रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। इस तरह से कि जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, जब एक आप एम्पायर सारी जिंदगी बिल्ड करते हैं,
तो आप हमेशा एक टीम वर्क साथ लेके चलते हैं, वरना एक बंदा इतना बड़ी एम्पायर बिल्ड नहीं कर सकता। और जब आप टीम बिल्डर होते हैं तो आप दोस्तों के दोस्त होते हैं। अच्छा, तो ये अभी तालिबान के साथ निगोसिएशन के सिलसिले में और बाकी मामलात में खुसूसन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, जो कोऑपरेट किया, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इसका एहसास है? एक पाकिस्तान में ये शिकायत है, इन अमेरिकन दुनिया के बहुत अच्छे लोग हैं, आप उनको धक्का भी दे दे तो वो जवाब में आपको सारी कर लेते हैं। लेकिन एक शिकायत हमारे यहाँ यही, हमारे तो मशरकी लोग हैं, निभाने वाले लोग हैं, दोस्ती भी और दुश्मनी, वो ये कहते हैं अमरीकी बेवफा बड़े हैं फिर भूल जाते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत फ्यूचर में इस रोल को याद रखेगी? मेरे ख्याल में गलतियां होती रहती हैं, लोग अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं एंड देन दे मूव फॉरवर्ड, अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हिलरी क्लिंटन ने ये कहा था कि अफ़गान जंग के बाद अफ़गानिस्तान को इस तरीके से छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी गलती थी। तो ये तो था एडमिशन ऑफ इट। ठीक। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक, जिसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद इंडिया, बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे बड़ा एडमिशन हमारी कुर्बानियों का, खान साहब का ये ट्रिप, हमारे प्रेसिडेंट साहब का लेटर लिखना, थैंक यू लेटर लिखना टू प्राइम मिनिस्टर फॉर योर एफर्ट्स। तो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे करंट एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज्ड कि अफ़गानिस्तान का हल जो है वो पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं, ये रियलाइज़ कर चुके हैं। और दूसरी सारी चीज़ें उसका बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसका हिस्सा हैं। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे डिसीजन है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जिनके राइट डिसीजंस की वजह से आज ये एक दौरा पॉसिबल हुआ है। अगर वो ये समझते हैं कि अफ़गान प्रॉब्लम का हल पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता ये जो प्रोसेस है कतर का, बाकी अफ़गानों का आपस में एंगेजमेंट का, ये कामयाब नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो फिर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा अमेरिका का? मेरे ख्याल में नहीं। देखें, गुस्सा अब जिस पॉइंट पे हमारे रिलेशनशिप अब पहुंच चुके हैं, पॉम्पियो साहब का आना, हमारी मिस एलिस आती थी स्टेट डिपार्टमेंट से, उनकी ट्रिप ऑलमोस्ट हर महीने आना, और जो दूसरी चेंजेस आ रही हैं ईरान के हवाले से, और दूसरे जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, मेरे ख्याल में हमारे रिलेशनशिप, अमेरिका के रिलेशनशिप पाकिस्तान से मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, बजाय कि दे गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। आप एक पेट्रियाट अमेरिकन है, लेकिन पेट्रियाट पाकिस्तानी भी है। मैं इसलिए अब वो पेट्रियाट पाकिस्तानी तारड़ साहब से पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि चूँकि अब ये ईरान के लिए तैयारी है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अमेरिका पाकिस्तान को राम करना चाहता है। देखें, मेरे ख्याल में तो आपने देखा होगा लेटली ट्रंप साहब की ट्वीट ईरान के बारे में, मैं समझता हूँ कि ही हैड मेड द हिस्ट्री कि जब अमेरिका का ड्रोन गिरा, अनमैन्ड ड्रोन, नेक्स्ट मॉर्निंग इतना हार्ड टॉपिक था, लग रहा था कि आज अमेरिका विल स्ट्राइक ईरान। तो नेक्स्ट डे हमारे प्रेसिडेंट साहब का ये स्टेटमेंट आना कि हमारी ज़िंदगी उसमें कोई ज़ाया नहीं हुई, और हम उसके बदले में लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में इट डिफाइंस द हार्ट ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ईरान को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली तो बड़ा स्क्वीज़ कर दिया है। आपका तज्जिया क्या बताता है, आखिर में हमले, कार्रवाई, जंग तक बात चली जाएगी? मेरे ख्याल में आज के दौर में अब वो दौर नहीं रहा कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा अमेरिकन सोल्जर्स लैंडेड इन कुवैत एंड गॉन टू इराक और फिजिकली फाइट। मेरे ख्याल में अब नॉट ओनली अमेरिका, द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स ट्रेड। और जिस तरह ट्रेड एम्बार्गोस, इंस्टेड ऑफ फिजिकली आकर टैंक और तोपें लेके चढ़ना किसी मुल्कों पे, मेरा ख्याल में अब नहीं होगा वो। अब लोग मॉनेटरी, फाइनेंशियल एम्बार्गोस वगैरह करेंगे, चीज़ें करेंगे। उसमें हो सकता है कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कहीं से कुछ चीज़ें जाती हैं, ये आप देखें अफ़गानिस्तान में अभी तक अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, वहाँ पे सोल्जर भी हैं। उसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा एलिमेंट होता है, तो फिज़िकल फाइट तो नहीं, लेकिन ये कि
उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, पाकिस्तान से मुतालिक इलेक्शन कैंपेन में बड़े हार्श थे। इलेक्शन कैंपेन के बाद मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया, उसमें भी पता नहीं आपका रोल था, कुछ लोग कहते हैं कि आपका रोल था, बदकिस्मती से यहाँ से उसको जिस तरह हैंडल किया गया उससे मामला उल्टा ख़राब हो गया। फिर जब पहली अफ़गान पॉलिसी आई, पाकिस्तान पे बहुत बड़ा गुस्सा उसमें नज़र आ रहा था। आजकल फिर हमारे रोल को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो तब्दीलियाँ आती रही टूवर्ड्स पाकिस्तान उनके अप्रोच में, इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजूहत हैं। एक उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का, मैं छोटी सी आपको बताता हूँ बात, कि रात को जब मैं विक्ट्री पार्टी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उस पार्टी के लिए जब मैं जा रहा था तो जियो का चैनल थे वो न्यूयॉर्क में, उन्होंने मुझे बुलाया लाइव जाने के लिए। तो उस टाइम तक लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी मजाक उड़ा रहे थे, मेरे खिलाफ भी बातें कर रहे थे। लेकिन रात को जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते तो मैं सोया, जब सुबह उठ के मैंने देखा तो वहाँ पे सारे मैसेजेस जो थे वो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों के थे, और वो एक उसमें कॉमन एलिमेंट था, वो सब ये चाहते थे कि अब मैं पाकिस्तान और अमेरिका का ब्रिज बन जाऊँ अभी। अब लेकिन देखें, चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, चीज़ों को में टाइम लगता है। पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो थे वो उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि मैंने आपको बता रहा था कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन में जा रहे हैं। ये उनको चाहिए इस रीजन में स्टेबिलिटी अफगानिस्तान की, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ रोल इन इट, और वो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है मेरे ख्याल में। और ये पाकिस्तान के लिए अभी तक के रोल से डोनाल्ड ट्रंप साहब मुतमईन है पाकिस्तान के रोल से? अभी तक मेरे ख्याल में देखें, उन्होंने एक दो ट्वीट्स किए पास के बारे में, पाकिस्तान में जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने की, लेकिन मेरे ख्याल में इस मेल्टिंग डाउन, आइसिस मेल्टिंग डाउन, रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने थोड़े से रिलेशन बेहतर बना दिए हैं, ये सिर्फ वाइट हाउस का है या कि अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट्स या ये और पेंटागन भी इसमें उनके हम नज़र हैं? क्योंकि आपने पहले फरमाया कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। नहीं, देखें, ये एक मल्टी आप टास्क समझ लें। ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उनको कम्प्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकते। एवरी मॉर्निंग अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो देखते तो हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक मल्टी एफर्ट है। लेकिन उन्होंने जिन डिपार्टमेंट्स की आपने बात की, उन पे अब उनके अपने लोग बैठे हैं, ठीक, उनमें उनकी अपॉइंटमेंट्स अपने लोगों की हैं, तो अल्टीमेटली लाइक माइंडेड पीपल मेकिंग डिसीजन, और इस तरीके मेरा ख्याल ये मल्टी एक टास्क था जिस पे सबने मिलके इस पॉइंट पे पहुंचे। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका फर्स्ट के उसूल के तहत निकलना भी चाहते हैं अफ़गानिस्तान से, फ़ौज को भी निकालना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या CIA और पेंटागन वो पूरी तरह, यानी ठीक है ट्रंप साहब को वो रिजिस्ट नहीं कर सकते या अपोज नहीं कर सकते, तो क्या इस मामले में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की हम नवा है अफ़गानिस्तान से निकलने में? मेरे ख्याल में सब सारे ऑन बोर्ड हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये सारे सोल्जर्स को लेके जाने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप साहब के रिसेंटली पास में देखें तो उन्होंने ट्रूप्स भेजे जहाँ पे नीडेड थे। सऊदी अरेबिया में उन्होंने ट्रूप्स भेजे पिछले दिनों में, मिडल ईस्ट में भेज, इराक में देखें, इराक से फौजी वापस जा चुके थे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत थी ईरान की बढ़ती हुई थ्रेट से, तो उन्होंने वहाँ पे सोल्जर और भेजे। तो ये सारी चीज़ें हरफ आखिर नहीं होती, एक कोशिश है, एक कोशिश, क्योंकि वो उसका वो सियासी फ़ायदा उनको होगा 2020 इलेक्शन में, वो निकलना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेजेंस तो होगी अफ़गानिस्तान में किसी फॉर्म और शेप में, ताकि एक वैक्यूम क्रिएट ना हो जिस तरह पहले था। वो एक बिल्कुल निकल जाने से एक वो ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा मोड़ फिर ना आए जो पिछली दफ़ा हुआ था। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह की चीज़ें सोची जा रही। चीन के साथ हमारी कुर्बत और रूस के साथ हमारी कुर्बत की कोशिश, इसको अमेरिकन किस तरह ले रहे हैं? टॉलरेट कर रहे हैं, इस पे नाराज़ हैं, या कि नहीं वो कहते हैं कि ठीक है जाने दें? इस पे एक बड़ा, जो पढ़े लिखे लोग, जो लोग लॉ मेकर्स हैं, और स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी, इसमें हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करते, हम ब्लेम बराक ओबामा साहब की एक वीक फॉरेन पॉलिसी को करते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये था कि चाइना ने साउथ चाइना सी में जाके आइलैंड बना के बैरकें बना ली अपनी आर्मी की, और हमारे एलाइज साउथ कोरिया और जापान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सी पैक बना के 73 कंट्रियों को लपेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी साइड पर रशिया क्रेमिया में और यूक्रेन में चला गया, और बावजूद ओबामा साहब रेड लाइन ड्रा करते रहे वो सीरिया में चले गए। तो ये जो दो जिन बोतल से बाहर निकल आए थे बराक ओबामा पीरियड में, ये सारे उनके इम्पैक्ट्स हैं। आप भी उसी का हिस्सा बने, आप भी गलत हाथों में खेले सारे। तो ये आपका कोई सारा कसूर नहीं है, ये अमेरिका का जो स्टेटस था सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट, दैट बिकेम अंडर थ्रेट। नहीं, एक पाकिस्तानी मुहब वतन हो के भी आप समझते हैं कि चीन के हाथों में हम खेल रहे हैं, या चीन की कुर्बत हमारी उनके हाथों में खेलना है? देखिए, मेरे ज़ाती तौर पे पॉइंट पूछें तो ये इसका बैलेंस होना चाहिए। वी हैव बॉर्डर विद चाइना एंड वी हैव इश्यूज विद इंडिया। इन चीज़ों को देखा जाए तो, और दूसरा 72 साल के रिलेशनशिप विद अमेरिका इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, इज नॉट दैट इजी थिंग इन चीज़ों को बैलेंस करना, चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप। लेकिन हमारे उन 72 ईयर्स की कुर्बत, कुर्बानी, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह इंडिया पे मेहरबान है, तो उसके बाद हमारी मजबूरी नहीं बन जाती कि हम भी चीन के दामन में पनाह ले लें? बिल्कुल। मैं यहाँ फिर दोबारा आपको ये बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया के साथ इतने नहीं हैं जिस तरह बराक ओबामा साहब थे। टैरिफ अभी उन्होंने लगाया, इन्फोर्स किया अच्छा इंडिया पे, बल्कि मैं यहाँ पे आया हूँ अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, पीएम ऑफिस को मैंने कहा कि इंडिया पे टैरिफ लग चुका है, आप अपनी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इम्प्रूव योर एक्सपोर्ट्स टू यूएस। वो बराक ओबामा वन साइडेड माइंडेड थे और उन्होंने इंडिया को प्रमोट किया बड़े अच्छे तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक दैट। दूसरा, हमारा एक अलमिया इसका इनडायरेक्टली, जिस तरह बाय प्रोडक्ट होती है एक चीज़ की, पाकिस्तानी अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन का वहाँ पे अमेरिका में रोल अदा। इस वक्त 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन आ चुके हैं। 2 गवर्नर जो थे पुराने, निकी हेली और बॉबी जिंदल, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। उनकी वाइट हाउस के अंदर अपॉइंटमेंट्स। हमारे अमेरिका में 10 बड़ी इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। तो वो हम अब, और तीसरा उसमें एक दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ये था कि हमारा पाकिस्तान का नॉन सीरियस होना अपनी फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस में फॉरेन पॉलिसी को। क्या मतलब नॉन सीरियस होना? देखिए, 5 साल आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा पाकिस्तान का, आपका कोई बंदा आपकी फॉरेन पॉलिसी को बाहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। मेरे ख्याल में आज भी आप नए पाकिस्तान की बुनियाद रख चुके हैं, लेकिन आप अभी तक उसकी मार्केटिंग नहीं कर सके। एक कमरे में बैठ के आप जितनी अच्छी मर्जी प्रोडक्ट बना लें, जब तक आप उसको मार्केट नहीं करेंगे वो नहीं बिकेगी। आपने रद्दुल फसाद किया, इतना बड़ा ऑपरेशन, आप सक्सेसफुल थे, लेकिन आप दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान हैज़, दिस इज़ अ न्यू पाकिस्तान। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जितना इंडियन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, जितने वो तादाद में ज़्यादा, कांग्रेस तक उनके लोग, लॉबीज़ में, मीडिया में, तो उसके होते हुए हमारी ये एक सही ला हासिल नहीं होगी कि हम अमेरिकन को अपनी साइड पे कर लें? पॉसिबल है करंट हालात। मैं इसमें भी क्रेडिट दूंगा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतनी अपॉइंटमेंट्स इंडियंस होनी, सराउंडेड बाय, वो अभी भी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप की उम्मीद रखते हैं, और हमारे पीएम साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये काबिल सताइश है कि वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इस चीज़ पे देखें कि हम किस तरीके से हमने पाकिस्तान का इमेज एक चेंज करना है, पाकिस्तान की एडवोकेसी किस तरह करनी है। हमारी सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी जो वहाँ पे बच्चे हमारे ग्रो कर रहे हैं, उनको चाहिए सियासत में हिस्सा लें। अगर इंडियन 5 कांग्रेसमैन डिसेंट बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? मैंने कई दफ़ा पब्लिक गैदरिंग में जाके, जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, न्यूयॉर्क सिटी में हमारी सबसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तानी, लेकिन एक सिटी काउंसिल का मेंबर भी पाकिस्तानी नहीं है। मैं भला के रिपब्लिकन हूँ, लेकिन मैंने कई दफ़ा पब्लिक स्पीकिंग में मैंने कहा है लोगों को वहाँ पे न्यूयॉर्क में कि अगर आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हो आप इलेक्शन में, सबसे पहला चेक उसको मैं लिखूंगा और मैं सपोर्ट करूंगा, हालांकि मैं रिपब्लिकन हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी भी हूँ। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि सियासत पे तवज्जो दें, अपनी प्रेजेंस को अमेरिका में उसको रिकग्नाइज कराएं, प्रेजेंस को फील किया जाए। अपने बजाय, मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के वसातत ये भी कहना चाहूँगा अपने पाकिस्तानी अमेरिकन को, कि उन्होंने हर शहर में पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऑफिस बना रखे हैं और लीडरान बना रखे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन ना रिपब्लिकन पार्टी में इंटरेस्टेड है, ना डेमोक्रेट पार्टी में इंटरेस्टेड है।
ہر پاکستانی نے وہیں رہنا ہے, واپس نہیں آتے. حالانکہ ادھر تو پی ٹی آئی نون لیگ وغیرہ کی بجائے جو ہے ادھر تو پاکستانی ہونا چاہیے تھا. آف کورس اگر دیکھا جائے, لیکن ہمارا بالکل اپوزٹ سائڈ ہے وہاں پہ, بلکہ ایک نہیں دو پی ٹی آئی کے آفس ایک دوسرے میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں صدر ہوں, میں اس کا لیڈر ہوں. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ پلیز کوشش کریں کہ آپ اپنے کانگریس مینوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں, بنائیں, ان کو لیٹر لکھیں, اپنی تکالیف بتائیں, پاکستان کی ایڈوکیسی کریں آپ. مجھے ایک پاکستانی ایمبیسڈر نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا, یہ F-16 کے اس وقت دینے نہ دینے پہ باتیں تھیں, تو مجھے ابھی تک یاد ہے ان پاکستانی ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہمیں F-16 کا نہ ملنا یہ ہے کہ انڈین لوگ اپنے کانگریس مینوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں. کیا پاکستان بطور پاکستان ان کی آنکھوں میں نہیں کٹکتا ایک مسلمان اور ایٹمی پاکستان ہونے کے ناطے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس چیز کو جب سے پاکستان اٹامک سپر پاور بنا ہے, اٹامک پاور بنا ہے جب سے, تو اس ٹائم سے وہ شیک اپ تو تھا, لیکن میرے خیال میں اس کے بعد کافی عرصہ پاکستان امریکہ ریلیشن بڑے اچھے رہے ہیں. اب میں خاص کر ریلیجیس بیسس پہ آؤں گا. ایک سب سے بڑی وجہ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کہ انڈین انفلوئنس ہر فیلڈ میں ان دا یو ایس, وہ ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ. ٹھیک. دوسرا سپٹمبر 11 کا ہونا دوسرا بڑا ایلیمنٹ تھا. 9/11 میں استعمال ہونے والے سارے عرب تھے, سعودی عرب لاڈلا اور غصہ پاکستان پہ. یہ پھر وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کی, سعودیز کی ہو سکتا ہے مارکیٹنگ کمپین اچھی ہو, وہ اچھے مارکیٹر ہوں, اور دوسرا جس طرح میں نے بتایا ہمارے وی آر وے بیہائنڈ ان مارکیٹنگ. ہم نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا, لیکن پاکستان کے اندر ہی, باہر کے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا. آپ کے ٹرمپ صاحب دوبارہ جیت جائیں گے گارنٹیڈ. ایون دین کہ سی این این کہہ چکا ہے کہ ہی از اے ونر. تو یہ تو دیکھیں جس طریقے سے ہماری ان لیکن امپلائمنٹ, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریڈکٹیبل نہیں ہے, دوسرا امریکن ووٹر بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے. جس طرح پچھلی مرتبہ کوئی تجزیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں نہیں تھا, لیکن وہ جیت گئے. لیکن اس میں کہیں اس مرتبہ سرپرائز تو نہیں ملے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ میں اس وجہ سے اس چیز کی گارنٹی کہہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے مینڈیٹ ڈلیور کیا ہے. ہماری ان امپلائمنٹ 3.6% پہ, جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی لو آئی. اکانومی جس طریقے سے گرو کر رہی ہے, جس طریقے سے آئل اینڈ گیس انریچمنٹ, جس طریقے سے ریسٹور انہوں نے سول سپر پاور کا ایک اسٹیٹس ریسٹور کیا, جس طریقے سے وہ چیزیں ڈلیور کر رہے ہیں, جس طریقے سے بارڈر پہ وہ انہوں نے وال کی ابھی بات کر رہے ہیں, صدرن بارڈر پہ, یہ ان کی جو بیس تھی وہ انٹیکٹ ہے ابھی ان کے ساتھ. ہسٹوریکلی اس اے چینج, اس اے بگ چینج. اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج الیکشن ہوتے آج بھی جیتیں گے. اچھا, اکانومی تو انہوں نے بہت بہتر کر دی ہے, لیکن امریکہ سپر پاور ہے. سپر پاور کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے, ان کا اپنا ایک انا ہوتا ہے, ایک وقار ہوتا ہے. اس چیز کو امریکن مائنڈ نہیں کر رہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ دنیا میں ایک لحاظ سے ایک غیر سیریس انسان کے طور پر انٹروڈیوس ہو رہا ہے. دوست میرا ان کی ٹویٹ پہ زیادہ زور دینے کا میری ایک جو ریزن میں نے دیکھی بھی ہے, وہ مجھے بتائی بھی گئی ہے. ایک تو اس وقت 92% کوریج امریکہ میں میڈیا دے رہا ہے اینٹی ٹرمپ. آپ یہاں دیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ بھی بے بس ہو جاتا ہے ان کے سامنے. نمائندے جس طریقے سے ان کو کویسچن, کئی دفعہ تو ان کو پرسنل کویسچن ان کو پوچھتے ہیں, پھر بھی وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. جو پاکستان میں اینٹی امریکن فیلنگ ہے, اس کا امریکہ میں احساس ہے ان کو؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرسٹ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے کئی دفعہ بلکہ سپیچوں میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں نہ صرف پاکستان میں, مسلم ورلڈ میں اتنی ہیٹریڈ کیوں ہے امریکہ کے خلاف. از دا فرسٹ پریزیڈنٹ جو اس بات کو انہوں نے ٹیبل پہ لے کر آئے اس ایشو کو. یہ ایک ہیوج ایشو. عافیہ صدیقی امریکہ میں لا کا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان میں ایک بڑا وہ جذباتی اور قومی وقار کا ایشو بن گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کا کوئی امکان ہے؟ میرے خیال میں دیر از پاسبلٹی, اگر اس کو بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کیا جائے. اگر آپ عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب ہیو فیلنگز فار شکیل آفریدی. ان کے بارے میں فیلنگز تھی ان کی, کہ بلکہ مجھے ابھی یاد ہے کمپین میں انہوں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا اس کا, اس پہ کچھ ایفرٹس بھی کی گئیں.
لیکن میرے خیال میں اگر اس پہ سیریسلی یعنی عمران خان صاحب اگر اپنے وزٹ میں پراپر طریقے سے عافیہ صدیقی کا ایشو اٹھائے, اپنا کیس پریزنٹ کرے تو کوئی حل ممکن ہے؟ میرے خیال میں یہ اس اے کمپلیکس ایشو میرے خیال میں, لیکن اس کو چاہیے تھا ایڈریس کریں. میرے خیال میں تو کریں گے عمران خان صاحب. میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے سعودی عربیہ میں اور جس طرح مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جاتے رہے اور پاکستانی سٹیزنز کے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں, آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ عمران خان صاحب اس چیز کو ڈسکس. لیکن آپ 3 جنریشن سے لائر بھی ہیں اور امریکن لا کو بہتر سمجھتے بھی ہیں, تو اس وقت عافیہ صدیقی کی کنوکشن جو ہوئی ہے تو لا میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو, یا اس کی کنوکشن جن بنیادوں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں ان پہ ایک لا ہے وہاں پہ, لانگ ریچ لا ہے جو کہ رائٹس دیتا ہے کنٹریز کو, امریکہ کو رائٹس دیتا ہے کہ وہ اپنے لوکل لاز کو انفورس کر سکے. تو اس وقت جس وقت عافیہ صدیقی صاحبہ جو تھیں افغانستان میں, ان پہ ایلیگیشنز ہے کہ انہوں نے امریکن سولجر, امریکن سٹیزن کے خلاف ایک کیا ہے, اور امریکہ واز ڈیلنگ ود افغانستان دیٹ ٹائم, اور ان کی کورٹس کو رائٹس تھا ٹو ہیئر دیم, اور اسی لا کے تحت ان کو سزا دی گئی ہے. اگر ان کو دیکھا جائے کئی چیزوں پہ پریزیڈنٹ ہیز رائٹ ٹو پارڈن تھنگس, اس طرح کی چیزیں امریکن سٹیزنز کو پارڈن کرتے رہے ہیں, پہلے بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. دوسرا کنٹریز کے پاس رائٹس ہوتے ہیں اس طرح کی چیز, اپنے سٹیزن آپ ان کو دے کے اس کے بدلے میں کچھ سٹیزنز لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تو اس چیز کو اگر اٹھایا جائے اس لیول پہ تو دیر از پاسبلٹی. جناب ساجد تارڑ صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.